नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक हुई है। बैठक को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, आपको बताते चले कि अगर बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो प्रतिनिधियों के साथ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक हुई। बैठक को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पहला मुद्दा आचार संहिता था और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ में सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई है और बैठक के दौरान ग्राउंड रूल्स को भी स्पष्ट किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से वरिंदर गर्ग हूँ, स्टेट का सह कोषाध्यक्ष हूँ। तो पार्टी की तरफ से मीटिंग अटेंड करने आया था। जितनी भी सबकी हमारी क्वेरीज थी, नंबर ऑफ, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, एडवर्टाइजमेंट कैसे इशू होगी, किसी ने गाड़ी का पास लेना है कहाँ से मिलेगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। रैली होगी तो रैली की परमिशंस कैसे ग्रांट होंगी, हमने कोई बैनर प्रिंट कराना है, पैम्फलेट प्रिंट कराना है, उसके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट में गाइडलाइंस है। तो इन सारे विषयों में बड़ी डिटेल पे और बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, बिकॉज राजनीतिक पार्टियों का सहयोग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही जरूरी है। तो पहला मुद्दा जो डिस्कस हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में था। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का इंचार्ज हूं लीगल मैटर्स का, और आज मैंने मीटिंग अटेंड की है इलेक्शन ऑफिस में। तो सारे काफ़ी बिंदुओं पे यहाँ पे चर्चा हुई और कुछ क्लैरिफिकेशन हमने कुछ मांगी है और कुछ इसकी तैयारियों के बारे में कैसे एडवर्टीजमेंट का होगा। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के और जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया है और सारी इंस्ट्रक्शन जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स के, व्हीकल्स के और स्टार कैंपेनर्स के, कैंडिडेट्स के इलेक्शन एजेंट, सभी के बारे में जो इंस्ट्रक्शन जारी की थी उनको ब्रीफ किया था और उसके बारे में जो भी क्लैरिफिकेशन किसी पार्टी को लेनी थी वो क्लैरिफिकेशन क्लियर किए हैं इलेक्शन कमीशन। लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे और इसके लिए पुलिस और सभी संबंधित विभागों के साथ में तालमेल स्थापित करते हुए प्रभावी कार्य योजना के तहत में काम किया जाएगा। डेट आई है और हमारे हरियाणा में हमेशा से ही चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से है, आप जानते हैं उस बारे में। और हरियाणा पुलिस और जो पैरामिलिट्री की फोर्स हमें मिलती है चुनाव प्रबंधन के लिए, वो सारे मिलकर के, और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे मिलकर के इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के मुताबिक उसको सही तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाएंगे और हर बार की तरह बहुत बेहतरीन चुनाव हरियाणा में करवाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि अपने अपने पोस्टर, बैनर सार्वजनिक स्थलों से हटा लें और इसी को लेकर आपको बताते चले कि जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार और जिला पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर, बैनर हटाने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएंगे और सभी मतदाताओं से भी अपील की जाएगी कि वो अपने मत का प्रयोग करें। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी बताया कि चुनाव करवाने के लिए जिला पुलिस हर तरीके से तैयार है। देखिए, आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन और स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपादित कराने के लिए जिला पुलिस की ओर से माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पे भी और अंतर जिले में भी हमने पुलिस के नाके स्थापित किए हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। साथ ही एफएसटी और एसएसटी, जैसा डीसी साहब ने बताया, उनके साथ में हमने पुलिस की टीमें डिप्लॉय करी है। जितना भी चाहे धनबल या बाहुबल का प्रयोग या मतदाताओं को डराना धमकाना, इस प्रकार की कोई भी गतिविधि की हमें कहीं भी आशंका होगी तो हम उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, चाहे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हो या इस प्रकार की कोई घटना हमारे सामने आती है तो उसके खिलाफ आरपी एक्ट, आईपीसी की धारा 171 की विभिन्न उपधाराओं के तहत और स्थानीय व विशेष अधिनियम जो भी लागू होंगे उनके तहत हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आई थिंक दैट्स इट। मूल जो भावना है चुनाव की वो यही है कि कोई
अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू प्रेशर किसी पे ना हो। मतदाताओं से मेरी गुजारिश यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके मतदान करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी यही चेष्टा है कि सब लोग अपने मत का इस्तेमाल करें। इस बार काफ़ी युवा लोगों ने वोट्स बनवाई हैं। पिछली दफ़ा शायद पूरे देश में 96 करोड़ के आसपास वोटर थे, जो इस बार 97 करोड़ के आसपास वो संख्या है। मेरी अपने जिले के युवाओं से भी अपील है कि जो पहली दफ़ा अपने मत का इस्तेमाल करेंगे वो बढ़ चढ़ के आगे। लोकसभा चुनाव और करनाल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह ने भी जानकारी देते हुए बताया कि करनाल में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक का दौर भी लगातार जारी है। और चुनाव को लेकर करनाल लोकसभा में 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और फ्री और साथ ही फेयर तरीके से चुनाव करनाल में कराए जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस का अनाउंस होने हैं, उसके साथ साथ एक बाई इलेक्शन होना है हिसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो इसका शेड्यूल है जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, बट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। नोटिफिकेशन इशू हुआ है 16 मार्च को। नोटिफिकेशन जो हमारे यहाँ इश्यू होगा, इलेक्शन अनाउंसमेंट हुए हैं 16 मार्च को, इलेक्शन नोटिफिकेशन इश्यू होगा 29 अप्रैल को। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन है 6 मई। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस है 7 मई। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है 9 मई। डेट ऑफ कॉल है 25 मई। काउंटिंग ऑफ वोट है 4 जून और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस है 6 जून। तो इफेक्टिवली 6 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स रहेगा। नॉर्मली कई बार हम समझ लेते हैं कि काउंटिंग हो गई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो ओवर हो गया, तो वो नहीं है। बेसिकली ये थोड़ा जानकारी नहीं रहती है। तो 6 तारीख तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा है वो एनफोर्स रहेगा। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है और हम सबको पता है, इलेक्शंस जो हम कंडक्ट करवाते हैं इसके बेसिकली 2 टेनेंट्स है। एक तो फ्री इलेक्शंस हो और एक फेयर इलेक्शंस हो। फ्री का मतलब ये है कि जो मतदाता है वो किसी भय से, किसी इंड्यूसमेंट से, किसी लालच से अपने वोट है, अपना जो मताधिकार है उसका एक तरह से वो उपयोग है वो गलत तरीके से ना करे, तो ये हमें इंश्योर करना है। दूसरा होता है फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन का मतलब है जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इलेक्शंस में, उनको सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो इसके लिए जो हमारे पास जो साधन है वो एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और एक इलेक्शन जो मॉनिटरिंग जो मैकेनिज्म है जो इलेक्शन कमीशन ने एक डिटेल में गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस इशू कर रखे हैं, तो इनका कॉम्प्लायंस, इनका एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो। लोकसभा चुनावों की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं और अब तक जहां पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता मैदान में अकेले होने के कारण काफी मजबूत नजर आ रहे थे, तो वहीं इनेलो की ओर से भी अभय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने की घोषणा होते ही कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर पहले से ज्यादा हॉट सीट बन गई है और अब लोगों को बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का इंतजार है। अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वे 25 मार्च से कुरुक्षेत्र लोकसभा के सभी हलकों में कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका चुनाव उनके कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़ेंगे और ये सीट इनेलो के खाते में डालने का काम करेंगे। मैंने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक की आज फैसला किया है कि 25 तारीख से बैठक शुरू करेंगे और 25 से ही मैं कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि वो अपना इलेक्शन का कैंपेन शुरू करें। पहली मीटिंग जो है वो हमने रादौर की रखी है सुबह 10 बजे 25 तारीख को। उसके बाद 12 बजे रखी है लाडवा की और 3 बजे रखी है शाहबाद की। अगले दिन सुबह 10 बजे आपके कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र के बाद अगली मीटिंग जो है वो भेवा की है। खबर अंबाला से है, जहां पर नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए सीआईए
टीम ने 2 बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए नशा तस्करों से पुलिस ने 4 किलोग्राम अफीम बरामद की है। जानकारी देते हुए अंबाला के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि पकड़े गए नशा तस्करों में से एक पंजाब का रहने वाला है और दूसरा झारखंड का। पुलिस ने पकड़े गए नशा तस्करों को कोर्ट में पेश कर 6 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल किया है। अंबाला पुलिस का जो नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है उसी कड़ी के अंदर CIA 2 अंबाला की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमारी CIA टीम इंस्पेक्टर नरेश के नेतृत्व में उनके पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नशे का बड़ा तस्कर झारखंड साइड से नशा पंजाब बेचने के लिए लेकर आ रहा है, जिसके ऊपर नाकाबंदी करते हुए इन्होंने 2 सस्पेक्टेड बंदों को राउंड अप किया और जब उनकी विधि पूर्वक सर्च की तो उनसे 4 किलो अफीम बरामद हुई। ये जो एक्यूज्ड हैं इनके डिटेल्स हैं जसप्रीत जो कि पटियाले का रहने वाला है और रामजीत गंजू जो कि झारखंड का रहने वाला है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार। एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर रहता था और 2 मटकों में पानी भरकर एक डंडे के दोनों ओर बांधकर कंधे पर रखकर ले जाता था। हर रोज का ये उसका नियम था। कुछ दिन बाद उसके एक मटके में छेद हो गया। अब जब वो घर पहुंचता था तो स्वाभाविक है एक मटके में कम पानी होता था और दूसरा भरा रहता था, लेकिन वो यही क्रम जारी रखता था। उसने टूटा हुआ मटका कुछ सोचकर चेंज नहीं किया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो टूटे हुए मटके को चेंज क्यों नहीं कर लेते? व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और पत्नी को उस रास्ते पर ले गया जहां से वो हर रोज पानी लेकर आता था। पत्नी देख के हैरान हो गई कि जिस साइड का मटका टूटा हुआ था और पानी गिरता था जहां, उस ओर फूल पौधे लहरा रहे थे, जबकि दूसरी ओर जहां मटका ठीक था और पानी नहीं गिर रहा था वहां केवल सूखा ही सूखा था। पत्नी को समझ आ गया फूटे हुए मटके को धोने का क्या रहस्य है। मित्रों, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं होता, बस उसे सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते हैं जो सबके लिए अच्छा है। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। करौंदा से आपको बताते चले कि बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनावों की कैंपेन का आगाज करेंगे। करौंदा में आयोजित इस रैली में सीएम नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि इस रैली के आयोजन के जरिए बीजेपी पूरे प्रदेश में बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है, जिसको देखते हुए रैली की तैयारी को लेकर संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा और साथ ही आपको चलें कि सचिव अर्चना गुप्ता, विधायक हरविंद कल्याण सहित सभी जो पार्टी और पदाधिकारी ने रैली स्थल का निरीक्षण भी किया है। कल घरोंडा अनाज मंडी में एक भव्य स्वागत समारोह जो कि एक रखा गया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी
जिनको कुछ दिन पूर्व ही पार्टी ने करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम की घोषणा की गई थी। कल का एक कार्यक्रम सम्मान समारोह का स्वागत समारोह उस नाते से रखा गया था। कुछ समय पहले एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हरियाणा बीजेपी प्रभारी का नाम जोड़ा जा रहा था, जिसको लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़कर वीडियो वायरल की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कथित वीडियो में प्रभारी का कोई भी लेना देना नहीं है। जो भाजपा जिसको सांसद की वीडियो बताया जा रहा है उसकी पुष्टि होनी है अभी तथ्यों के आधार पर, वो वीडियो कितनी सही है कितनी गलत है। परंतु हमारे प्रभारी जी को करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत टीम दीपेंद्र हुड्डा ने ये किया और उन्होंने ये फैलाया कि उस दिन 2 अक्टूबर 2023 की ये वीडियो है और जिसमें हमारे प्रभारी जी का भी गलत तरीके से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि प्रभारी जी इस समय खुद सांसद है वर्तमान में और लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। टीम दीपेंद्र हुड्डा ने इसको बदनाम करने के लिए भाजपा को ये सब किया, जिसके आधार पर इसमें गुरुग्राम में एफआईआर हुई। हमारे यहाँ से अरुण यादव ने ये एफआईआर कराई, जिस एफआईआर के जब तथ्य जांच किए गए तो पता चला ये वीडियो जो तथाकथित एक वीडियो चल रही थी वो 2020 की है, 2 अक्टूबर की। नूंह से एक शर्मनाक घटना सामने आई। आपको बताते चले कि एक गांव से 5 बच्चों की मां का अपहरण कर लिया गया और 4 दिनों तक महिला से गैंगरेप किया गया और इतना ही नहीं, गैंगरेप करने के बाद में महिला का अश्लील वीडियो भी बनाया गया और पीड़िता किसी तरह से आरोपियों की चंगुल से छूटी। आप बीती अपने परिजनों को भी बताया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने 4 दिन बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और इस मामले पर पीड़ित परिवार का भी आरोप है कि पुलिस उनके ऊपर फैसले का दबाव भी बना रही है। इसके साथ कार्रवाई नहीं होने से पीड़िता के परिजन पुलिस के रवैये से काफी ज्यादा परेशान हैं। हम लेते पुलिस कुछ बता ही ना रही। 4 दिन होगा लगातार जाते जाते आज करना कार्रवाई, देर करना, परसों करना, आज चौथे दिन हम कह दी अपने डीएसपी के चला जाए। हम कहा हम पे कुछ ना हो रहा था, पैसा खा गए ये कोतवाल, पैसा खा गए कितना दूसरी पार्टी पे। आप भाई हो? हाँ लड़की भाई। आपको आप गए थे लेने के लिए, कहाँ मिली थी ये लड़की? लेके हम 10 तारीख में पुराना गए थे। पुराना में गए थे, पुराना में हम बता लगी वो हम रही कमरा में। मुझे देखा तो हमने लड़की को बुलाया को सब भाई तो भागी गया। पहले मिली हमारे तो पाया ना, देख कर भगो कहने सोचना दे कागा वागा पता लग गई। वहाँ तो लड़की कहाँ से लेके आई थी आप? पुराना से मकान वाला किराएदार को मकान में से। तो क्या किस तरह से थी? ऐसे ही पाई हमारे है। किस तरह से पाई थी लड़की आपको वहाँ? ना बेहोश तो नहीं हुई है। होश नहीं होता तो फोन तो करो या ना, हम लोग जब ही काम गया पता लगे हम। तो कितने लड़की के बच्चे हैं? तो किस तरह से? 5 बच्चे हैं। हाँ 5 बच्चे। 4 दिन हो गए हमने ढूंढते परेशान होते यार। तो हाँ, वहाँ पता लगा है? हाँ वहाँ पता लगे, या भाई ने भी गया, हम पता लगे भाई गुथन ले भगवान। स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने डॉक्टर प्रियंका सोलंकी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा है। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि बहादुरगढ़ के नया गांव का निवासी भूड़ की लिंक जांच कराता है, जिसके बाद में योजनाबद्ध तरीके से एक डिको तैयार किया गया और संपर्क दलाल गुलाब से कराया गया। मध्यस्थता के बाद में आपको बता दें कि भूड़ लिंक जांच का सौदा 20,000 रुपए में तय हुआ और जैसे ही आरोपी ने भूड़ का लिंक बताया, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग को एक सूचना मिली थी कि लिंक की जांच अपने बहादुरगढ़ में कहीं करवाई जा रही है, तो हमने एक डिकोए को अपने साथ लेके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेरे साथ अपने जिससे फोन पर संपर्क हो रहा था गुलाब सनोफ नौसे सिंह था कोई, जिसने इससे पैसे लिए और उससे हमने पैसे मिले भी हैं अपने। बाकी आगे किसकी क्या भूमिका है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सर अभी तक एक टाउट को पकड़ा गया अभी तो? हाँ अभी जो टाउट था अपने उसकी जरूर भूमिका आई है निकल के, उसने बताया। बाकी आगे किसकी भूमिका है, कौन लोग संलिप्त है, इसकी जांच। कितने पैसे में हो रहा है? ये उससे टाउट को 20,000 रुपए दिए।
फरीदाबाद के नगला एनक्लेव पार्ट 1 में आपको बताते चले कि शनिवार की देर शाम एक जर्जर मकान का छज्जा भरभरा कर गली में खेल रहे बच्चों के ऊपर गिर गया है और जिसके बाद में आपको बता दें कि मलबे में दबने से एक लगभग 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, तो दूसरे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही, जिसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पड़ोसी ने बताया कि दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के बाद घर से बाहर खेलने के लिए निकले थे और कुछ देर बाद ही जोरदार धमाका हुआ और पल तो यूं लगा कि भूकंप आ गया, लेकिन जब गली के बाहर निकलकर देखा तो मकान का छज्जा नीचे खेल रहे बच्चों के ऊपर गिरा हुआ था और जहां पर अन्य बच्चे भी खेल रहे थे। बच्चों ने बताया कि मलबे के नीचे 2 बच्चे भी दबे हुए हैं। पड़ोसियों ने एक दूसरे की मदद से मलबे से दोनों बच्चों को बाहर निकाला। आनंद फानन में बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने फैजान को मृत घोषित कर दिया है। ये पर्वता कॉलोनी का एरिया था, वहाँ घर के बाहर छज्जा था जिसके छज्जे के गर्डर में जंग लगा हुआ था, तो बच्चे खेल रहे थे तो सडनली वो छज्जा गिर गया। जो छज्जा गिरा तो उससे 3 एक बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की एक्सपायर हो गया, बच्चा डेथ हो गई है। छज्जा गिरने से सर में चोट आई है, दूसरे बच्चे के पैर में चोट आई है, वो ठीक हो जाएगा। तो कोई शिकायत किसी की तरफ से कोई दी गई है? अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी फिलहाल बच्चे का कार्रवाई चल रही है। अभी जैसे ही बयान होंगे, जो भी शिकायत मिलती है उसके अनुसार फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितनी उम्र रही होगी बच्चों की, सर कुछ जानकारी मिली हो तो? जिस बच्चे की डेथ हुई है वो 5 साल का था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री राजू तिवारी जी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी हैं। हम सर्वप्रथम आग्रह करेंगे अपने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। हेलो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूं और मंच पर विराजमान विनोद तावड़े जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, बड़े भाई संजय झा जी जदयू के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारे संजय मयूर जी और हमारे साथी हम के जो हैं, मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं। 40 की 40 सीट जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने निर्णय लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हम लोग को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी और सभी नेतागण से एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है। मैं धन्यवाद करता हूं और ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने टारगेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव सांसद संजय कुमार झा जी से कि आपको संबोधित करें। मैं धन्यवाद देता हूं कि बीजेपी के जितनी लीडरशिप है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार में खास करके गृह मंत्री जी का विशेष रुचि रहता है। उनका व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट रहा सारे चीजों में। जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है, जो प्रभारी हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी,
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे राजू तिवारी जी और हमारे हम के जो अध्यक्ष हैं संजय मयूख जी, जितने सारे साथी हैं, बिहार में बिल्कुल एमिकेबली सारा अलायंस फिक्स हो गया। हमको तो नहीं लगता है कि दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है। और जो हमारे नेता है नीतीश कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लड़ रहे थे, उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था, एक दो को छोड़ करके, जहां 2 लाख से ऊपर का मार्जिन रहा लोकसभा में। और अभी जो परिस्थिति है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे इलेक्शन है। जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है बिहार में। मैं बाहर का तो इतना असेसमेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहे या जो काम हुआ है, लोगों की आकांक्षा बढ़ी है और कि ये डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डेवलपमेंट का, विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर। तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का, जो एस्पिरेशन बढ़ा है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आएगा। बहुत। अब हम अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष